Yes, we are back again. Now, the discussion will be about Order 10. Order 10 is a stage where the court first applies its mind in a particular dispute between the plaintiff and defendant. ऑर्डर 10 से शुरुआत होता है कोर्ट का दिमाग लगाना। किसमें दिमाग लगाएगा? दिमाग तो उसमें ही लगाएगा जिसमें रियल डिस्प्यूट है। किसके बीच में? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का बीच में। सो जनरली ऑर्डर 10 इज ऑल अबाउट examination of parties by the court. Fine. Now the plaint and the written statement constitutes the overall pleading. The dispute thus becomes clear when the plaint is filed by the plaintiff and the written statement by the defendant. The court can therefore, in the light of the pleadings, can examine the parties with a view to ascertain matters related to the controversy in the suit. So when the plaint is being filed and in contrary the defendant files the defense or the written statement, whatever we say, by going to this the court will be able to ascertain the real controversy in the suit. सो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का दोनों का बीच में जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों फाइल करने का वजह से प्लीडिंग कॉन्स्टिट्यूट होता है। एंड इन द लाइट ऑफ द प्लीडिंग्स द कोर्ट कैन ascertain what is the subject matter of the dispute, what is the controversy between the parties, and after some point of time, by virtue of order 14, order 10 जब ठीक ठाक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली it helps order 14, that is court can frame and deal with issues तो ऑर्डर 10 में कुछ गड़बड़ किया तो बाकी का प्रोसेस गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज बाय द प्लीडिंग्स ओनली द कोर्ट कैन ड्रॉ एन इन्फरेंस व्हाट इज द रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। सो इसमें पहले जो शब्द आता है दैट इज फर्स्ट हियरिंग। जब भी एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट का बात आ रहा है, कोर्ट पार्टीज को एग्जामिन करेगा। अभी एक प्लेंटिफ है क्या 10 प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है क्या 10 डिफेंडेंट है, डजंट मैटर इज कोर्ट विल नाउ एग्जामिन वॉट एवर द नंबर ऑफ द पार्टीज इन द डिस्प्यूट। जब होता है वो कब होता है? वो फर्स्ट हियरिंग में होता है। फर्स्ट हियरिंग, write down first hearing. The expression first hearing has not been defined under the civil procedure code. Order 15 बोला, इसके बाद order 15 बोला, order 15 says that the court can pronounce judgment at the first hearing in certain cases. जो cases small causes matter है, small causes dispute है, तो वो सब मैटर फर्स्ट हियरिंग में भी
जजमेंट कोर्ट प्रोनाउंस कर सकता है, बट जो मैटर स्मॉल कॉजेस में नहीं आता है, फर्स्ट हियरिंग में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज आता है. सो द एक्सप्रेशन फर्स्ट हियरिंग has not been defined in the code. The first hearing means the day on which the court goes into the pleading. ये प्लेंट का जो बात है और रिटेन स्टेटमेंट का जो बात है, फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करता है ऑन द कंटेंशंस मेड बाय द पार्टीज. कंटेंशंस का मतलब क्या है? प्लेंटिफ एलिगेशंस कर रहा है, डिफेंडेंट कौन सा चीज को डिनाई कर रहा है और वो स्पेसिफिकली डिनाई कर रहा है कौन सा चीज को, नॉट जेन्युइन डिनाई. So the court applies the mind on the date of first hearing to understand the contention, to understand the dispute. Right. Now, as stated above, the machinery of the court is set in the motion. The machinery of the court का जो process and function है, the machinery of the court is set in motion by the presentation of the plaint, which is the first stage of the suit. फर्स्ट स्टेज को पता ही है, देख क्या प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करता है, तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंड स्टेज होता है. उसके बाद क्या होता है? द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज विच कम्स, दैट इज सूट हैज बीन फाइल्ड. नाउ देयर शुड बी फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. तो एक बार जब प्लेंट फाइल हो जाता है, रिटेस्टमेंट फाइल हो जाता है, अभी कोर्ट का काम जो आता है दैट इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. मैंने पहले ही बोला, आपने प्लेन में कुछ भी लिखा, महाभारत लिख दिया, रामायण लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता है. मतलब यही होता है प्लेंटिफ कौन सा एलिगेशंस कौन सा क्लेम कर रहा है, डिफेंडेंट कौन सा एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है, कौन सा क्लेम को डिनाई कर रहा है. बाय रीडिंग दोस टू द कोर्ट कैन कम इनटू अ कंक्लूजन व्हाट इज द रियल कंट्रोवर्सी, एंड दैट इज ऑन द डे ऑफ फर्स्ट हियरिंग. Thus, the day on which the court applies mind to the case, either for framing issues or for taking evidence, can be said as the first day of the hearing of the suit. तो पहले फ्रेमिंग होता है, इशू फ्रेम होने का बाद उसका सेटलमेंट होता है. हाँ, ये इशू है, इशू फ्रेम हुआ, इसका मतलब पूरा फाइनली फ्रेम हुआ कि नहीं, उस इशू के ऊपर अभी डीलिंग्स करेगा कोर्ट. कोर्ट हैज सम बिजनेस टू डील विद दिस इश्यूज, एंड दोज इश्यूज में अलग अलग जजमेंट भी हो सकता है, दोज इश्यूज में अलग अलग से जजमेंट हो सकता है, एंड ओवरऑल अ डिक्री विल बी पास. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 10 रूल 1? ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम रबिंग दिस पोर्शन. Yes, object of order 10 rule 1. What is the object of order 10 rule 1? See, order 10 rule 1 provides that the court shall at the first hearing of the suit ascertain from each party or its pleader whether he admits or denies such allegation or facts which are made in the plaint or in the written statement. देखो, प्लेंट में तो एलिगेशंस होगा, रिटन स्टेटमेंट में भी काउंटर क्लेम हो सकता है. मैंने पहले बोला था सेट ऑफ काउंटर क्लेम. अभी मान लो प्लेंटिफ तो एलिगेशंस दे रहा है, तो डिफेंडेंट से पूछेगा वेदर यू आर अग्रीइंग और एडमिटिंग और डिनाइंग. मान लो रिटन स्टेटमेंट में भी कुछ क्लेम डिफेंडेंट ने दिया है प्लेंटिफ का अगेंस्ट में, वो प्लेंटिफ एडमिट कर रहा है क्या डिनाई कर रहा है, वो भी मैटर करेगा. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 10 रूल 1, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया, एक मिनट, इसको थोड़ा रफ कर दो. एक मिनट, यस, पेन नीचे थोड़ा गिर गया था इसलिए हुआ. सो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 10 रूल 1 एंड एग्जामिनेशन पार्टीज बाय द कोर्ट, यही था ना, चल हो गया. So object of order 10 rule 1 is actually फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट को एक आइडिया हो जाएगा, कोर्ट को पता चल जाएगा क्या, इट कैन ascertain from each party, it can ascertain
फ्रॉम ईच पार्टी और बाय प्लीडर, क्योंकि प्लीडर ही अपॉइंट होता है, पार्टी को इन अपीयरेंस कर सकता है, कोर्ट बुला सकता है टू अपीयर इन पर्सन, बट प्लीडर ही सच एक्चुअली करता है. सो ascertain फ्रॉम ईच पार्टी और बाय प्लीडर whether parties admit or denies सच एलिगेशंस. आपको तो पता है डिफेंडेंट तो उसको डिनाई करेगा, कभी एडमिट नहीं करता है. डिफेंडेंट डिनाई सच एलिगेशंस और फैक्ट्स प्रोबंडा, याद है ना, फैक्ट्स एंड नॉट फैक्ट्स इन लॉ और एविडेंस, एज और फैक्ट्स एज आर मेड इन द प्लेंट और WS. तो फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट अपना दिमाग लगाएगा टू ascertain what has been stated in the plaint, whether the defendant is agreeing, what is written in the defendant, whether the plaintiff is agreeing, deny, admit, ये सब वगैरह चलेगा. नेक्स्ट कम्स ऑर्डर 10 रूल 1A. ये थोड़ा अलग कहानी बोलते हैं. दिस इज टॉकिंग अबाउट ADR. यू नो व्हाट इज ADR? ऑल्टरनेटिव, एक सब्जेक्ट आपका आएगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मान लो कोर्ट को ऐसा पता लग गया that the parties wants to settle the dispute through alternative dispute mechanism or resolution. Order 10 rule 1A, rule 1A, rule 1B, rule 1C has been inserted by the Amendment Act of 1976. देखो 1976 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था CPC में, और कुछ प्रोविजंस में बहुत सब रूल्स लेके हाजिर हुआ है CPC. Now it provided for alternative dispute resolution to get the matter settled outside the court through the means of conciliation, mediation और लोक अदालत. conciliation, देखो ये अलग टाइप का एक प्रोसेस है जो कोर्ट का बाहर हो सकता है. मैटर कैन बी सॉल्व बाय conciliation, मैटर कैन बी सॉल्व बाय mediation थ्रू कोर्ट भी होता है, और लोक अदालत भी होता है, लोक अदालत. तो डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट कभी, देखो कोर्ट को तो पता है कि एक मामला जब कोर्ट एंटरटेन करेगा, कोर्ट को भी पता है इम्प्लाइड यह मामला बहुत दिन चलेगा, एटलीस्ट दैट मैटर विल बी ट्राइड इन द ट्रायल कोर्ट एटलीस्ट फॉर 10 years, 10 साल चलेगा. तो इसलिए कोर्ट फर्स्ट टेक द अप्रोचिंग, व्हाई डोंट यू सॉल्व द मैटर इन सम अदर वेज, व्हाई आर कमिंग टू दिस सिविल कोर्ट. कोर्ट भी बहुत चालाक है, अपना बर्डन हल्का करने के लिए कभी कभी कोर्ट डायरेक्शन भी देता है. आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट फॉर सम अदर मोड्स ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट इन द फॉर्म ऑफ कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत. सो रूल 2 थोड़ा अलग कुछ बोलते हैं. कमिंग विद द रूल 2 अगेन, आई थिंक everyone has copied. Let's create a new white page. चलो. The rule 2 is important again. It will talk about oral examination. It will talk about oral examination. See, rule 2 provides for oral examination of the parties to the suit with a view to elucidate matters. देखो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के पास जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों पास में है, सामने है, कोर्ट विल नाउ ट्राई टू नैरो द कंट्रोवर्सी. नैरो, कोर्ट का उतना कहानी सुनने का टाइम भी नहीं है और कोर्ट अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकता. सो एक्चुअली व्हाट इज द इश्यूज, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, द कोर्ट विल ट्राई टू नैरो डाउन द डिस्प्यूट, नैरो डाउन द कंट्रोवर्सी. सो रूल 2 इसलिए बनाया क्यों, ओरल एग्जामिनेशन करो. किसका ओरल एग्जामिनेशन? पार्टीज का, प्लेंटिफ का भी होगा और एक साइड डिफेंडेंट का भी होगा. कौन करेगा सर? कोर्ट करेगा. किस लिए करेगा सर? दोनों को सुन के एटलीस्ट कोर्ट एक कंक्लूजन में आ सकता है, अच्छा दिस इज द कंट्रोवर्सी. सो फॉर elucidating matters,
फॉर एलुसिडेटिंग मैटर्स, तो ये स्पेलिंग गलती हो गया, माफ कर दो, एलुसिडेटिंग, सॉरी, एलुसिडेटिंग मैटर्स, फॉर एलुसिडेटिंग मैटर्स इन controversy or for ascertaining the variance between the parties, ascertaining the variance of questions of dispute, ascertaining the variance। देखो दोनों का अलग अलग केस का, मतलब एक केस में दोनों का अलग टाइप का प्ली है। एक बोल रहा है हाँ मेरे साथ ये गलती हुआ, एक बोल रहा है ये गलती नहीं होना चाहिए था, ये गलती मैंने नहीं किया है, ये जानबूझ के विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ही हैज फाइल्ड दिस प्लेन अगेंस्ट मी। तो एसर्टेनिंग द वेरिएंस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द पार्टीज, ये भी एक कारण है। एसर्टेनिंग द वेरिएंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ द पार्टीज, ये भी एक कारण है। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन अदर वर्ड्स ये आप बोल सकते हो द ओनली पॉइंट ऑफ रिक्वायरिंग प्लीडिंग्स एंड इश्यूज इज टू असर्टेन द रियल डिस्प्यूट। तो रियल डिस्प्यूट को नैरो करने के लिए ऑर्डर 2 को बनाया, रियल डिस्प्यूट को नैरो करने के लिए। बिकॉज देखो ओरली जब आप बोलते हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग ओरली, obviously the court can understand better. So when the parties will be asked, tell me what is about the dispute, 2 मिनट के लिए सोच लो, मैं जज हुआ, मैं पूछ रहा हूँ पेन को, tell me what are the allegations you are posing against the defendant, and I can again similarly ask the defendant, yes tell me what is your problem. So दोनों को सुन के मेरा एक ओपिनियन बन सकता है as being a judge, what is the real controversy in the suit. So when at the instance when I go through the plaint and written statement, there may be many things which are not important or unnecessary, कुछ बातें बोल गया, बट जब वर्बली में सुनता हूँ दोनों को सुन के आई कैन ascertain the real problem between the parties. So pleadings will help the court to frame issues and oral examination will help to elucidate the matter in controversy so that the real dispute can be narrowed down. So substance of examination, जो भी लिख रहा है substance of examination verbally जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है सर? प्लेंटिफ को orally questions किया कोर्ट ने, डिफेंडेंट को भी orally questions किया, तो whatever stated by the plaintiff and defendant shall be recorded and reduced in writing, shall be recorded and reduced in writing, shall be recorded and reduced in writing। ये कौन सा प्रोविजंस बोल रहा है? रूल 3 of order 10, consequences of refusal to inability of pleader to answer। मान लो जिस दिन डिफेंडेंट ने तो प्लेंटिफ को पूछा ऐसा that you have made such allegations, tell me in brief, tell me in precise, tell me in a very concise form, in a, देखो कोर्ट का ये पावर है, कोर्ट इज एट लिबर्टी टू आस्क questions orally to the parties. Now court can ask to the plaintiff any question related to the suit, और कारण भी पूछ सकता है, why have you filed the matter, what is the cause of action, what is the dispute, what damages the defendant has caused you. Each and every important questions related to the suit can be asked by the court to the plaintiff, similarly in case of defendant also, right? Now if there is inability of the party to answer, कभी मान लो कोई डर जाता है कोर्ट को देख के, ऐसा भी हो जाता है, पहले जब कोर्ट में गया तो a layman will always be nervous at that point of time because the court is surrounded by lawyers, clerks, other peoples who are also watching at you. So maybe there may be a tension going on, there may be a nervous disorder going on. Many people who suffer from nervous disorder sometimes gets, I mean you can say that fainted, sometimes gets fainted in the court, ऐसा भी situation हुआ है। तो orally questions करने का मान लो उसको पता है but he is unable to answer, maybe he can say in local language but that also the inability has been showed by that particular party, or if the pleader is unable to answer, कभी कभी ऐसा भी होता है
प्लीडर केस ले लिया, अभी प्लीडर के पास बहुत केसेस है, अभी ये केस में जो एक्चुअली देखो, इफ आई एम एन एडवोकेट एंड आई एम हैविंग 55 केसेस एंड आई एम लिटिगेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट 55 पार्टीज, 55 केसेस मतलब 55 पार्टीज हो सकता है, मान लो 55 प्लेंटिव है और मतलब डिफरेंट केसेस, तो मेरा भी एक बार क्या हो जाता है, एक एक केस का ब्रीफ ठीक से आपको स्टडी करना है, जिस दिन आपका डेट है आपको अपीयर करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द एडवोकेट एंड एज द पार्टी इज पेइंग अ फी टू मी, एडवोरेम फीस टू मी, एक मुझे प्रोफेशनल के लिए, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए, मेरा एडवोकेसी के लिए जो फीस दे रहा है, उसका बिहाफ में जब मैं अपीयर कर रहा हूं, जब जिस डेट में जो स्टेज आएगा, आई शुड बी प्रिपेयर्ड बिकॉज आई एम द एडवोकेट. नाउ इफ द प्लीडर is also not able to answer any particular question which has been asked orally by the court may grant time, because court को भी लगता है क्या ये वकील एक तो केस नहीं देख रहा है, बहुत केस देख रहा है, मान लो ये केस का ब्रीफ ठीक से स्टडी नहीं किया, तो कोर्ट टाइम दे सकता है, बट दूसरा बार टाइम नहीं देगा, दूसरा बार मैटर रिजेक्ट भी कर सकता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर 10 रूल 2. थैंक्स.